करने के लिए। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है ना उस समय सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता था 18वीं शताब्दी में। क्यों माना जाता था समृद्ध प्रांत? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे बंगाल जो था वो समुद्र तटीय इलाका था। अंग्रेज लोग यहाँ पे आसानी से जहाज से सामान ला सकते थे, ठीक है, और यहाँ से कच्चा कच्चा माल यहाँ से तैयार करके यूरोप ले जाते थे और वहां से मशीनों द्वारा कपड़े वपड़े जो तैयार करके यहाँ पर लाके फिर बेच देते थे। इस प्रकार उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था, ठीक। तो बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद बंगाल के नवाब अपने आप को, जितने भी बंगाल के नवाब थे, सब अपने आप को स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप चालू कर दिया। भाई अंग्रेजों ने कहा कि हम व्यापार करने के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने इसका सहारा लेकर, इसका जरिया बनाकर भारत में पॉलिटिकल खेल खेलना चालू कर दिया। पॉलिटिकल खेल का मतलब है कि एक प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अपना शासन करने का सोचा, अपना एक प्रकार से झंडा गाड़ने का सोचा। किन्होंने? अंग्रेजों ने, ठीक है। तो बंगाल के नवाब हुए। तो जब बंगाल के नवाब हुए और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अगर कोई सबसे ज्यादा संपन्न राज था तो बंगाल था। अब बंगालों के नवाब में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो पहले नंबर पे आता है मुर्शीद कुली खां। पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है कि मुर्शीद कुली खां का सवाल, ठीक है। मुर्शीद कुली खां बंगाल की गद्दी पर 1717 से 1727 तक गद्दी पर है। पेपर में सवाल आता है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था, तो बड़े प्यार से बता सकते हो, ये सवाल पेपर में पूछा भी जाता है, मुर्शीद कुली खां। दूसरा सवाल बहुत प्यारा आता है, इसने बंगाल की जो राजधानी थी, ये पेपर में सवाल पूछा जाता है, ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद कर दी थी। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित करके एक प्रकार से कहां कर दी थी, तो आप याद कर लेना, मुर्शिदाबाद कर दी थी। तो इतनी बात आपको याद कर लेना। अब एक पेपर में बहुत प्यारा सवाल आता है जो मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं ना, मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे है, तो आप सबको पता होना चाहिए मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो मुर्शिदाबाद मेरे प्यारे बच्चे भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। ये सवाल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब बहुत अच्छे से सख्त राजस्व व्यवस्था लागू की, मतलब इसने टैक्स वसूलने की बहुत कठोर नीति अपनाई और इसने एक स्टार्ट किया था तकाबीर ऋण। पेपर में सवाल आता है बंगाल के किस नवाब ने तकाबीर ऋण की शुरुआत की थी। तकाबीर ऋण जो होता था वो किसानों को दिया जाता था। किसानों को इसलिए दिया जाता था कि आप खेती करिए और खेती करने के लिए जो कर्जा है वो हम देते हैं। जैसे आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान जो है खेती करने के लिए उससे लोन ले लेता है, उससे खेती करता है। उस प्रकार मुर्शीद कुली खान ने तकाबीर ऋण स्टार्ट किया था और ये तकाबीर ऋण जो रिलेटेड था वो खेती से रिलेटेड था। ऋण का नाम समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये खेती करने के लिए प्रदान किया गया लोन था। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गई होगी, ठीक। और इसने एक स्टार्ट की थी इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, अब ये जो इजारेदारी प्रथा थी ये पेपर में सवाल पूछा था, ये किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी भूमि व्यवस्था से, कि आखिरकार भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो प्रथा इसने स्टार्ट की थी उसका नाम था इजारेदारी। और तकाबीर ऋण तो खेती करने के लिए लोन प्रदान करता था। क्लियर है? चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगले, अगर मैं नवाब की बात करता हूं बंगाल में तो दूसरा आता है जिसका नाम है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। और सुजाउद्दीन मोहम्मद खां की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड 1727 से 1739 चलता है। मुर्शीद कुली खां का दामाद था, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशासन को मजबूत किया, शांतिपूर्ण शासन काल रहा, बस इससे ज्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो सुजाउद्दीन मोहम्मद खां था ना उसने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अलीवर्दी खां बाद में नवाब बनेगा, लेकिन पहले बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां था और अलीवर्दी खां जो बिहार का सूबेदार बना था उसको नियुक्ति किसने प्रदान की थी? सुजाउद्दीन मोहम्मद खां के द्वारा प्रदान की गई थी। ये बात भी आपको यहाँ पर पता चल गई होगी। क्लियर होगी बात? अब सुजाउद्दीन का जो बेटा था वो सरफराज खान था, तो आप बता सकते हो ये किसका बेटा था? सुजाउद्दीन का पुत्र था। कौन? सरफराज खां। तो अगला जो नवाब बनकर बैठा नवाब गद्दी पर तो सरफराज खां 1739 से 1740। आप देख सकते हो मात्र एक साल केवल इनका टाइम पीरियड रहा, इसलिए लाइन लिखी हुई है शासन काल बहुत अल्प रहा। अल्प का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए गद्दी पर बैठा रहा बंगाल के नवाब के, ठीक। दूसरी बात, अलीवर्दी खां से इसका एक युद्ध हुआ था, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था गिरिया का युद्ध। क्या नाम था? गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में हुआ था। याद कर लेना बहुत अच्छे से। और ये युद्ध किस वर्ष हुआ होगा? सिंपल सी बात है, 1740 में इसकी गद्दी बात जा रही है, नवाबी जा रही है, तो सिंपल सी बात, ये युद्ध जो हुआ होगा वो 1740 ईस्वी में हुआ होगा। किसके बीच? अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में, जिसमें अलीवर्दी खां जीत जाता है और सरफराज खां हार जाता है। कट्टम का मतलब ये हार गया और सही का मतलब ये जीत गया। तो इस प्रकार भाई साहब ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो कुल मिलाकर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब बात समझ लेना, अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठ जाता है 1740 से 1756 तक और सुजाउद्दीन मोहम्मद खां ने इसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था अपने टाइम पर। योग्य और सबसे शक्तिशाली नवाब बना कौन? अलीवर्दी खां। क्लियर? अब पेपर में सबसे अच्छा सवाल आता है, क्या आता है कि ये तो ऐसे याद करना मराठा आक्रमणों से बंगाल की रक्षा की, बंगाल की स्थिरता बनाए रखी अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां का सबसे प्यारा सवाल आता है, इसने बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा। तो पहला पॉइंट लिख लेना, इसने बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा। किसने कहा मेरे प्यारे बच्चे? अलीवर्दी खां ने। क्लियर? अब एक सवाल और इसका आता है, क्या आता है? यूरोपियों की तुलना पता है इसने किसने की? यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की। तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यूरोपियों की तुलना किससे की बच्चे इसने? तो याद कर लेना, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। किससे की? मधुमक्खियों से की। किसने की? तो याद कर लेना, अलीवर्दी खान ने, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और बढ़ा लेना, बहुत अच्छे सवाल है, जबरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला गद्दी पर बैठेगा उसका नाम होगा सिराजुद्दौला, 1756 से 1757 ईस्वी तक, ठीक। अलीवर्दी खां का नाती था, दौहित्र था, क्योंकि अलीवर्दी खां की पुत्रियां थी, तो पुत्री का बेटा था, ठीक। एक प्रकार से सिराजुद्दौला का नाना था कौन? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां का नाती था कौन? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों से संघर्ष किया और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है 1757 में इसने प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में याद कर लेना किसके किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था और प्लस सिराजुद्दौला, दो लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध मतलब बंगाल में पड़ता है। और इस युद्ध को सिराजुद्दौला हार गया, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। इसकी वजह भी थी, क्या वजह थी? जो मीर जाफर था ना वो सिराजुद्दौला का सेनापति था और सिराजुद्दौला को धोखा किसने दे दिया था? तो आप कह सकते हो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। धोखा किस वजह से दिया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को लालच दिया था। लालच ये दिया था कि अगर आप युद्ध में मेरा साथ दे दोगे और नवाब के विरुद्ध तुम लड़ जाओगे, ठीक, तो उसके बाद मैं बंगाल का अगला नवाब तुम्हें बना दूंगा। तो मीर जाफर इस लालच बस भाई साहब ये काम करके, ठीक। अब एक पेपर में बहुत अच्छे से सवाल आता है, क्या आता है? अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, उन 3 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला, ठीक। अब एक सवाल आता, वजह क्या थी जो ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने छेड़ा था? वजह ये थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक घटना की थी जिसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना, काल कोठरी त्रासदी। याद कर लेना, काल कोठरी त्रासदी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। क्लियर है? याद कर लेना। अब जो काल कोठरी की घटना थी वो थी क्या? तो 18/14 का कमरा था, इसमें इसने 146 अंग्रेजों को भर दिया और लास्ट में, अब सिंपल सी बात, 18/14 के कमरे में अगर 146 लोगों को भर दिया जाएगा तो घुटन के मारे ऐसे ही मर जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, इसमें टोटल इसने 146 लोगों को भर दिया और उसके बाद जब कमरा खोला गया
तो बचे कितने? 23। जब 23 बचे तो इसका मतलब 123 आदमी उस घुटन के मारे, उस तड़पन के मारे समाप्त हो गए। तो इसके आहत हो गया रॉबर्ट क्लाइव, इसी ने मीर जाफर को शामिल किया और युद्ध छेड़ दिया जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको याद करना, 20 जून 1756 को घटना घटित हुई थी कालकोठरी की, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने वादे के अनुसार सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर बिठा दिया। किसको बिठा दिया? मीर जाफर को। और मीर जाफर 1757 से 1760 तक बन गया अंग्रेजों का समर्थक नवाब था, क्योंकि इसने रॉबर्ट क्लाइव का भाई क्या किया था? साथ दिया था। इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गधा और क्लाइव का गीदड़ दोनों पॉइंट कहते हैं। क्लाइव का गधा और क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? तो मीर जाफर को। अंग्रेजों को अत्यधिक धन दिए, अयोग्य शासक माना जाता है, बेवकूफ था। ठीक, और इसने एक नीति स्टार्ट कर दी थी, बांटो और राज करो। भैया इसने भारत को बांट दिया, बांटने के बाद राज कर रहा था, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ इसने धोखा किया था। तो बांटो और राज करो की नीति किसने स्टार्ट की थी? तो भाई साहब मीर जाफर ने। फिर मीर जाफर के बाद गद्दी पर बैठता है कौन? मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन होता है? तो मीर जाफर का दामाद होता है। तो मीर जाफर का जो दामाद होता है वो गद्दी पर बैठता मीर कासिम, सुधारवादी नवाब था, अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, मतलब ये अंग्रेजों के खिलाफ गया। ठीक है, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, पराजय भी इसकी हुई। ठीक, अब अगर मैं तुमसे कह दूं पहला अगर योग्य नवाब कोई माना जाता है तो पहला योग्य नवाब अलीवर्दी खां माना जाता है बंगाल में, और दूसरा अगर कोई योग्य नवाब माना जाता है सेकंड, तो वो माना जाता है मीर कासिम। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीर इसने और मेन काम क्या किया था? तो आपने एक चीज यहां पर पढ़ी, बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका थी, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद की थी। ठीक है, अब बात समझ लेना, बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने की थी? तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी की थी मेरे प्यारे बच्चे किसने? तो याद कर लेना, मुर्शीद कुली खान ने। लेकिन मुर्शिदाबाद से राजधानी बना दी गई बंगाल की, जिसका नाम पड़ा मुंगेर, और मुंगेर राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था बंगाल की? तो उसका नाम था मीर कासिम। इस प्रकार आपको मीर कासिम का भी पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, मीर कासिम के बाद पुनः गद्दी पर कौन बैठ जाता है? मीर जाफर बैठ जाता है। ठीक, मीर जाफर बैठ जाता है, और इसी प्रकार अब यहाँ पर कोई दम नहीं रह जाती है। 1764 में जब मीर जाफर दोबारा बैठता है तो 1764 में याद कर लेना एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। क्या नाम होता है? बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो होता था, और तीन तरफ तीन संयुक्त सेना थी। एक बंगाल का नवाब मीर जाफर खुद था, एक अवध के नवाब थे, और एक मुगल बादशाह थे। तीन लोग थे। क्लियर? याद कर लेना। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, कई सारी होती है। अब मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन बना? अंतिम नवाब। तो बंगाल के जब अंतिम नवाब की बात करेंगे तो मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला। इस प्रकार हम बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य को पढ़ लेते हैं, और बीच में कई सारे और नवाब आए, निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक ये वाला समाप्त हो गया। कमेंट करके बता दो आप सबको ये चीज क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सब लोग बता दो क्लियर होगी बात? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारा। सबको बेटा, सब लोग वीडियो को लाइक क्या कल करोगे क्या भाई? जब अच्छा कंटेंट मिल रहा है और कह रहे हो कि सब क्लियर हो गया अच्छे से, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर बनता है ना। बहुत ही कम समय में बिल्कुल कठिन से कठिन सब्जेक्ट को बहुत प्यार से खत्म कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक आपकी किताब के अनुसार है, जिसका नाम है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। देखिए एक चीज और बता दें, ये जो चीज आप पढ़ लो लूसेंट में पढ़ लो, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी घटना चक्र का भी मैटर है जो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप पूरा अगर डीप नॉलेज चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो बैच में ले लोगे और ये भी दोनों मिलाकर पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, बहुत सारी चीजें होती है जो लूसेंट में नहीं दी गई होती, लेकिन आपकी फरमाइश पे सर लूसेंट का डिक्टो पढ़ा दीजिए जो चीज जरूरी है। ठीक है, तो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अंग्रेजों से मैसूर का संघर्ष एक प्रकार से कैसे, तो अंग्रेज के मैसूर से संबंध क्या थे, तो आप सबको पता होना चाहिए। 1761 में मेन सबसे इंपॉर्टेंट, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना, मैसूर का शासक बना। कौन? 1761 ईस्वी में हैदर अली, और हैदर अली का बेटा ही था कौन? टीपू सुल्तान। ये चीज याद कर लेना। ठीक है, हाँ, अब जो हैदर अली था ना, इसने अपनी सेना को आधुनिक ढंग से ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति तक की थी। ठीक है, याद कर लेना। मैसूर दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। टीपू सुल्तान हैदर अली का एक प्रकार से बेटा था, हैदर अली इसका मेन राजा बना था। याद कर लेना बहुत अच्छे से, हैदर अली का पुत्र और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक। और याद कर लेना जो टीपू सुल्तान था इसी को शेरे मैसूर कहते थे, शेरे मैसूर। तो शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था? तो भैया याद कर लेना, हैदर टीपू सुल्तान को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? टीपू सुल्तान को जाना जाता था। ठीक है, विदेशों में आधुनिक दूतावास किसने स्थापित किए थे? तो भैया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के झंडे पर आप सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या शेर का चिन्ह होता था। ठीक, टीपू सुल्तान जो था श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ये भी याद कर लेना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो याद कर लेना टीपू सुल्तान ने। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। क्लियर? बहुत प्यार से याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से। हाँ, इसके दरबार में दो हिंदू मंत्री थे, पूर्णिया और कृष्णराव। ये सब चीजें आपको लूसेंट की किताब में नहीं मिलेंगी, मान लेना। अगर तुमसे कह दिया जाए कौन सा ऐसा पहला सुल्तान था भारत का जिसने सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था? भारतीय सुल्तान। तो भाई टीपू सुल्तान। तोप का प्रयोग किया था बाबर ने, पहली बार रॉकेट का प्रयोग करने वाला कौन था? तो टीपू सुल्तान। क्लियर है? हाँ, और टीपू सुल्तान ने अरबी भाषा में अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। अब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो मतलब मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच कड़ा मुकाबला चला, लड़ाई बराबर चलती रही। इस प्रकार चार युद्ध हुए। चार युद्ध कैसे नाम आते हैं? जैसे उस दिन मैंने आपको सिखाया था, ऐसे आपको याद करना है। जैसे हमने बताया था आंग्ल मराठा। आंग्ल मराठा का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, बहुत आंग्ल मराठा का मतलब है, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठा से लड़ाई। अब यहाँ पर आंग्ल मैसूर है तो अंग्रेज और मैसूर से लड़ाई। ठीक, तो चार युद्ध आंग्ल मैसूर के हुए। जैसे आंग्ल मराठा के कितने युद्ध थे? 3, उसी प्रकार चार युद्ध आंग्ल मैसूर के हैं। ठीक, तो चार आंग्ल मैसूर के युद्ध देख लो। पहला युद्ध जो हुआ, सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1767 से 1769, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में युद्ध। अब जो भी युद्ध समाप्त होगा उसमें कोई ना कोई संधि हुई होगी। तो पहला युद्ध जो समाप्त हुआ वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। किसके साथ समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के साथ। अब सिंपल सी बात, जो युद्ध का अंतिम वर्ष होगा वही संधि का वर्ष होगा। तो 1769 में तो मद्रास की संधि हुई होगी मेरे बच्चे। ठीक, और इस समय जो पहले आंग्ल मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर अंग्रेजों का रहा था, वो उसका क्या नाम था? उसका नाम था वेरेलास्ट। इसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या नाम है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, हैदर अली व टीपू सुल्तान, मतलब पिता और पुत्र दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। किससे? अंग्रेजों से। ठीक, मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर बना हुआ बैठा था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रकार आपको ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो मेरे प्यारे बच्चे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान बनाम लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे पता चल गया कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 1792, लेकिन उस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर बना बैठा था लॉर्ड कॉर्नवालिस बना बैठा था। क्लियर हो गया बात? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में युद्ध समाप्त हुआ और टीपू को अपना आधा राज्य इस युद्ध में देना पड़ा था। ठीक है, हाँ, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। अब एक चीज हम आपको और बता दें,
हैदर अली टीपू सुल्तान, यहाँ दो लोग क्यों है? क्योंकि हैदर अली की इस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी, हैदर अली की, और मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1782। और आप देख सकते हो 82 के बाद भी 84 तक युद्ध चलता रहा, तो उसके बाद उस युद्ध का नेतृत्व किसने अपने आप संभाल लिया? तो भाई वो संभाल लिया टीपू सुल्तान ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799, सिर्फ एक साल ही, क्योंकि ये युद्ध में टीपू सुल्तान मर गया था। पेपर में सवाल आता है किस युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गया? तो आप याद कर लेना चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया, और इस समय जो गवर्नर था अंग्रेजों का वो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये चारों को चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दी है, ठीक है। हाँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर होती है। इस प्रकार जबरदस्त तरीके से भाई याद कर लेना, ठीक है। बेटा त्रिशूल बैच की क्लास बराबर हो रही है, आप डेली 1 बजे जुड़ा करिए, ठीक है। हाँ, बराबर देखिए, वहां पे केमिस्ट्री में पूरी कंप्लीट करा रहा हूं, 20 लेक्चर भी हो चुके हैं। आप जब पूरी सटीक जानकारी और जब लेक्चर को पा लिया करिए तब आप, अब आज मेरे प्यारे बच्चे अगला जो टॉपिक लेक्चर को पा लिया करिए तब आप महोदय शब्द का प्रयोग करिए, ठीक है। तब शब्दों का मेरे ऊपर चयन करिए तो अच्छी बात होती है। चलिए चलो, अब आज मेरे प्यारे बच्चे अगला जो टॉपिक है, अगला जो